हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टॉपिक करेंगे कंजंक्शन, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अगर देखा जाए तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो जो शब्द दो शब्दों को, दो वाक्यों को, वाक्यांशों को, इन किसी भी चीजों को जोड़ने के ऐसे काम आते हैं, उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। और हिंदी में अगर देखा जाए तो इनको क्या बोलेंगे? संयोजक, यानी कि जोड़ने वाले। समुच्चय बोधक शब्द भी इनको कहते हैं। तो कंजंक्शंस को और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम? कनेक्टर, क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड बोल सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश में अगर देखा जाए तो? सेंटेंस फॉर्मेशन में इनकी क्या उपयोगिता है? तो विदाउट दीज वी मे फॉर्म ओनली वेरी सिंपल सेंटेंसेस, कि केवल बहुत साधारण से वाक्य आप इनके बिना बना पाएंगे। और जब इनका यूज करेंगे तो आपका जो भी आपकी सेंटेंस है, जो भी आप किसी से बात कर रहे हैं या आप कुछ लिखकर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसमें ये सेंटेंसेस को ज्यादा सेंसिबल, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल बना देती हैं। और आपका फिर जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है उसके बाद वो ऑकवर्ड नहीं लगेगी और सुनने वाला थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ उसको सुनेगा। देखते हैं कि कंजंक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी की तरह इंग्लिश में भी कंजंक्शन के 3 ही टाइप्स हैं। दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो अब इन टाइप्स को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो कंजंक्शन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेशन का मतलब आप समझते हैं कि किसी चीज में समन्वय स्थापित करना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये हिंदी में क्या हो जाएंगे? समन्वय संयोजक शब्द। तो इनका यूज कहाँ होता है? दीज आर द वर्ड्स दैट जॉइन टू एलिमेंट्स of equal grammatical rank and syntactic importance। कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं ऐसे दो शब्द या दो ऐसे वाक्यों को लिंक करेंगे जिनका इक्वल इंपॉर्टेंस हो। मतलब कि अगर आप उनको अलग अलग से प्रेजेंट करेंगे ना, तो भी वो अपना पूरा मीनिंगफुल होंगे और उनकी इंपॉर्टेंस दोनों की इक्वल होगी। ये दो नाउन को जोड़ने के, दो वर्ब को, एडजेक्टिव को, फ्रेजेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, कि इन सब के ये काम आते हैं। हाँ, तो और देखा जाए तो इनको याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इनको हम किसी एक्रोनियम की हेल्प से, और जो मुझे स्टेबल लगा वो है कि आप इसको फैन बॉयज, जहां पे हर जो इनिशियल लेटर होता है इनका, वो इस एक्रोनियम में इंक्लूडेड है। तो देखो, फैन बॉय से आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसमें एफ जो है, एफ का मतलब है फोर, एफ स्टैंड्स फॉर फोर, A stands for and, N stands for nor, B for but, O for or, and Y for yet, and last S for so। तो इनका मैं आपको अच्छे से इनका समझाऊंगी कि इनको कैसे आप यूज कर सकते हो सारों को। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में आता है कि ट्रेस आउट की इसमें कौन से टाइप की कंजंक्शन यूज हुई है, तो आप इसमें से फैन बॉय से इसको याद रखेंगे कि अगर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुई वहां पे, तो उसमें क्या होगा? या तो फोर मिलेगा आपको, या एंड, नोर, बट, और, येट या सो। इन ही शब्दों में से कुछ आपको मिलेगा, तो ही वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो देखते हैं अब इनका यूज कैसे करें। देखिए, एफ जो था फोर, फोर का यूज किस लिए होता है? हिंदी में के लिए जब आप यूज करते हैं तो वो फोर होता है। जैसे कि के लिए, किसी चीज के लिए आप कब यूज करते हैं फोर? जब आप बोलते हैं किसी चीज का पर्पस आप डिफाइन करते हैं कि आपके बोलने का उद्देश्य क्या है, या आपने जो काम किया वो किस मोटिव से किया है, या फिर आप किसी चीज का कारण बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ या क्यों करना चाहिए, तब आप फोर का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में आप देख रहे हैं, यू मस्ट गो फॉर इट इज ऑलरेडी लेट, कि आपको जाना चाहिए। किस लिए जाना चाहिए? क्योंकि बहुत पहले ही बहुत आप लेट हैं।
तो आप लेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब किसी रीजन की वजह से आपने बोला है कि आपको जाना चाहिए, तो फोर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आता है एंड। एंड तो एंड का मतलब होता है और, जहां पर दो इक्वल वैल्यूज मतलब इक्वल लेवल की चीजों को आप ऐड करते हैं तो वहां पे एंड शब्द का प्रयोग होता है। और देखो एंड और जब आएगा मैं आपको उसमें भी बताऊंगी कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो देखिए एंड जब यूज होगा जब दोनों ही चॉइस जो आप सेंटेंस एंड से पहले जो यूज कर रहे हैं और एंड के बाद जो क्लॉज या जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो दोनों ही कंपल्सरी होते हैं, वहां पर एंड का यूज होता है। जैसे ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड सबमिटेड इट टू द टीचर। तो देखो उसने अपना काम कंप्लीट किया और टीचर को सबमिट किया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें चॉइस नहीं है आपके पास, दोनों ही कंपल्सन है कि आपको काम करना भी है और सबमिट भी करवाना है। उसने काम किया और फिर सबमिट करवाया। तो और शब्द जहां यूज होता है हिंदी में, उसकी जगह इंग्लिश में क्या यूज होगा? एंड। एंड के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है नोर। नोर का यूज किस लिए होता है? जब भी आप कोई नेगेटिव आइडिया देते हैं या तो आप किसका यूज करते हैं? नोर का। जैसे कि आई डोंट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू बी रूड नोर डू आई एक्सपेक्ट टू बी डिसऑबेड। कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बच्चे मेरे साथ रूडली बिहेव करें और ना ही मैं ये चाहता हूं कि वो मेरी आज्ञा का पालन न करें। तो देखिए नोर शब्द में क्या होता है कि जो पहले आपने कंडीशन दी है वो भी नेगेटिव थी और उसका ऑल्टरनेटिव जो दे रहे हैं आप, दूसरी स्टेटमेंट जो दे रहे हैं आप, वैसा भी नहीं चाहते हैं। तो वहां पे नोर शब्द का यूज होता है। ये और के एग्जैक्टली ऑपोजिट इसका यूज होता है कि ना तो आप पहली वाली कंडीशन चाहते हैं और ना दूसरे वाली, तो वहां पे हम नोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बट। बट किस लिए यूज होता है? परंतु के लिए, किंतु के लिए। कि मतलब कि आप जब दो ऑपोजिट स्टेटमेंट दिखा रहे हैं कि ऐसा है लेकिन फिर भी ऐसा है, तो वहां पे आप बट का यूज करेंगे। जैसे कि माई फ्रेंड इज गुड एट अरिथमेटिक बट वेरी वीक इन एल्जेब्रा। तो बट शब्द क्या है? यहाँ पे उसका ये बता रहा है तुलना करके कि मेरा फ्रेंड अरिथमेटिक में तो अच्छा है लेकिन उसका एल्जेब्रा जो है वो बहुत वीक है। तो मतलब एक उसकी अच्छाई को और एक कमी को साथ साथ जब हम बताते हैं तो वहां पे बट शब्द का यूज होगा। बट के बाद आता है और जो होगा, देखिए और एंड में यही मैं पहले बोल रही थी कि इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एंड का हिंदी मतलब क्या होता है? और जो इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी मतलब होता है या। तो या का प्रयोग कब होता है? जब आप दो या दो से ज्यादा के बीच में चॉइस आप देंगे कि या तो पहले वाला काम करो या जो दूसरा और के बाद जो आपको स्टेटमेंट है वो करो। तो दोनों में से जब एक को ही सिलेक्ट करना होता है वहां पे आप और का यूज करेंगे। जैसे कि कीप क्वाइट और लीव द रूम, कि या तो चुप बैठ जाओ या रूम छोड़ के चले जाओ। तो आपके पास एक ही चॉइस है, या तो रूम में बैठना है तो चुप बैठो, नहीं तो आप जा सकते हो। तो और शब्द का यूज कहाँ होता है? जहां पे दो में से एक ही चॉइस आपको फॉलो करनी होती है। और के बाद जो आता है वो है येट। येट होता है फिर भी। फिर जैसे कि ही इज पुअर येट ही इज कंटेंटेड, कि वो गरीब बेशक है लेकिन फिर भी वो क्या है? संतुष्ट है। कि उसको फिर भी किसी चीज का लालच नहीं है, वो अपने आप में संतुष्ट है, वो अपनी गरीबी से उसको कोई शिकायत नहीं है। तो येट वहां यूज होता है कि जहां पे पहले एक आप नेगेटिव चीज बता रहे हैं लेकिन फिर भी उसको बंदा जो है वो पॉजिटिविटी में लेता है, तो वहां पे येट का यूज होता है। नेक्स्ट जो है वो है सो जैसे कि आप हिंदी में यूज करते हो इसलिए, कि इसलिए ऐसा हुआ कि कुछ हो गया, कुछ घटना हुई उसकी वजह से कुछ और हो गया, यानी कि किसी चीज का रिजल्ट कुछ होना, तो वहां पे सो वर्ड का यूज होता है। जैसे कि ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग कॉट, कि उसे पकड़े जाने का डर था, इसीलिए पकड़े जाने का डर था इसलिए वो क्या किया उसने? सो ही रन अवे, इसलिए वह भाग गया। तो देखो आपको एक कंडीशन दी गई है कि वो क्यों भागा, क्योंकि उसको पकड़े जाने का डर था इसलिए वो भागा। तो उसके भागने के पीछे कारण है
कि वो उसको पकड़े जाने का डर था, उसने कुछ क्राइम किया था। तो सो शब्द का यूज होता है जहां पे इसलिए की सेंस आती है कि किसी कारणवश अगर कोई कुछ काम कर देता है तो होपफुली आपको ये वाला तो पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड टाइप की जो कंजंक्शन है उनकी तरफ अब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हिंदी में गौण संयोजक भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग में जो भी आप दो चीजों को जोड़ते हो तो उसमें से जो फर्स्ट क्लॉज या सेकंड, दोनों में से एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। एंड वालों में तो क्या था कि जो भी हमने पहले किया था कंजंक्शन का पार्ट, तो उसमें तो क्या था कि दोनों में ही इक्वल इंपॉर्टेंस थी, दोनों ही इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक जो वाक्य है या वाक्यांश है वो दूसरे पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज होता है जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज आपस में कनेक्ट होते हैं। They often come at initial position in the sentence, कि जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो ज्यादातर, हमेशा नहीं, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो ये हैं ये स्टार्टिंग पोजीशन पर सेंटेंस में यूज होते हैं। There are a lot of subordinating conjunctions in English. Some of the most common are, कौन कौन से वर्ड आप यूज करते हैं, जैसे कि although, though, while, if, where, why, once, because, before, when, whether, no matter how, as soon as, मतलब कि इस टाइप के शब्द आप यूज करते हैं। वो एक शब्द भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये सेंटेंस में जहां पे भी यूज होंगे ना, तो चाहिए एक से ज्यादा हो लेकिन इनका इकट्ठा ही यूज होता है, तब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जो अगर जैसे कि इनका डिफरेंट यूज हो रहा है कि एक पार्ट पहले यूज हो रहा है, उसके बाद कुछ सेंटेंस आपका कुछ क्लॉज आ जाता है, फिर दूसरे पार्ट का यूज होता है, वो हम नेक्स्ट टाइप की कंजंक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पे जब भी आएंगे ये इकट्ठे ही आते हैं। तो देखिए इनके एग्जाम्पल, जैसे आई मेट हर व्हेन वी वर इन न्यूयॉर्क, कि जब हम न्यूयॉर्क में थे तब मैं उससे मिला या मिली। तो देखो व्हेन शब्द जो है ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो देखो आई मेट हर, मैं उससे मिला, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन वी वर इन न्यूयॉर्क, तो ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इनको जोड़ने के लिए अब हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम कर रही हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन प्लीज लेट मी नो। तो देखिए इफ यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, कि अगर आपको इस चीज का कोई समाधान मिलता है तो मुझे भी बताइएगा। तो प्लीज लेट मी नो, तो ये तो क्या है, हमारा अकेला भी सेंटेंस जो है वो बन सकता है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो किस पे, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इफ शब्द से ये जुड़े हैं, अगर शब्द जो है यहाँ पे हमारा वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट वन देखिए, आई वेंट टू द सेम स्कूल दैट माई फादर वेंट टू, कि जिस स्कूल में मेरे पापा गए थे उसी स्कूल में मैं गया। तो देखिए अब यहाँ पे दैट जो है वो किसका काम कर रहा है, गौण संयोजक का, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है जैसे आई विल हैव टी रेदर देन कॉफी, कि कॉफी के बजाय मैं टी लेना पसंद करूंगा। तो rather than शब्द जो है जबकि है वो भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग है। नेक्स्ट इज डिस्पाइट द डिफरेंस इन एजेस दे वर गुड फ्रेंड्स, कि उनकी उम्र में अंतर होने के बावजूद भी वो अच्छे दोस्त रही। तो देखिए डिस्पाइट मतलब कि बावजूद भी, तो ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग है। और ध्यान रखिए कि काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है डिस्पाइट में और इन स्पाइट ऑफ में, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है लगभग। तो आप इसकी जगह वो भी हो सकता था यूज, लेकिन डिस्पाइट हम इसलिए यूज करते हैं कि ये थोड़ा उससे ज्यादा फॉर्मल लगता है। तो डिस्पाइट इसका मतलब के बावजूद, इंस्टेड ऑफ या जो इंस्पाइट ऑफ शब्द हैं वो उनकी जगह आप अगर डिस्पाइट यूज करते हैं तो डिस्पाइट थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल लगता है। नेक्स्ट वन इज ऑल्दो शी वाज सिक शी वेंट
शी स्टिल वेंट टू स्कूल, कि जबकि वो बीमार थी फिर भी वो स्कूल गई। तो देखो एक ऑल्दो शब्द ने इसको जोड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इनके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस को भी जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट को याद रखोगे, ऐसे ही इस फर्स्ट और सेकंड में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, थर्ड में भी नहीं होगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। कोरिलेटिव कंजंक्शन सह संबंधित, सह मतलब कि इसके साथ कोई दूसरे वर्ड होते हैं, तो ये पेयर्ड वर्ड्स हैं, हमेशा ये जोड़े में ही आएंगे। जब भी आप इनको यूज करोगे तो इनका पेयर ही मिलता है, ये अकेले अकेले यूज नहीं होते हैं। और they join words, phrases और clauses having reciprocal और complementary relationship, कि इसमें जो भी आप जिनको ज्वाइन करेंगे वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल ऑपोजिट होते हैं मोस्टली, जो भी आप सेंटेंस कंबाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ईदर के साथ आप देखते हैं, आपको 2 ब्लैंक दिए हैं एग्जाम में, अगर एग्जामिनर देगा, एक में ईदर है तो आप आंख बंद करके उसमें दूसरा कंजंक्शन फील कर सकते हैं बिल्कुल कि और ही आएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है वहां पर। जैसे आई विल विजिट यू ईदर टुमारो और नेक्स्ट वीक, कि या तो मैं तुम्हें कल मिलता हूं या तुम्हें नेक्स्ट वीक में मिलूंगा। तो ईदर के साथ हमेशा और यूज होगा। ऐसे ही नीदर के साथ नोर, जैसे कि ही नोज नीदर हिंदी नोर पंजाबी, कि ना तो उसको हिंदी आती है और ना ही उसको पंजाबी आती है, तो नीदर के साथ क्या यूज होगा, नोर। नोट ओनली के साथ होता है बट ऑल्सो, कि न केवल ये बल्कि ऐसा भी है। जैसे कि शी इज इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन सिंगिंग बट ऑल्सो इन डांसिंग, कि वो न केवल वो सिंगिंग में उसका इंटरेस्ट है बल्कि उसका डांसिंग में भी इंटरेस्ट है। वेदर के साथ भी और आता है, जैसे कि ही मस्ट डू इट वेदर ही लाइक्स इट और नॉट। तो देखिए कि उसको तो ये करना ही पड़ेगा, उसके पास चॉइस नहीं है, चाहे वो उसको पसंद है या नहीं है। तो चाहे के साथ में क्या यूज होगा, या, चाहे उसको पसंद है या उसको नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा। ऐसे ही बोथ के साथ यूज जो होता है वो है एंड। वी कैन बोथ रीड एंड राइट, तो हम दोनों काम कर सकते हैं, दोनों में तो दो काम आपको बताने हैं और दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगेगा, एंड लगेगा। तो वी कैन बोथ, हम दोनों काम कर सकते हैं, हम रीड एंड राइट, लिख भी सकते हैं और हम पढ़ भी सकते हैं। नो सूनर के साथ जो यूज होता है वो है हमारा देन, जैसे कि आई हैड नो सूनर गॉन टू बेड देन द फोन रिंग, कि मैं बेड तक पहुंचा ही नहीं था कि इतने में ही फोन आ गया, फोन बजने लगा। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। द मोर के साथ द मोर का ही होगा, जैसे द मोर यू कैन थिंक द मोर यू कैन डू, कि जितना तुम ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा ही, मतलब जितना ज्यादा तुम आइडिया लगाओगे फ्यूचर के बारे में, जितना तुम सोचोगे, पॉजिटिविटी जितनी रखोगे उतना ही ज्यादा तुम कर पाओगे। तो द मोर के साथ द मोर का यूज होगा। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कोरिलेटिव वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं। तो जैसे ही आप इनको यूज करेंगे धीरे धीरे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। जब आप इसका एग्जाम्पल्स में यूज करके देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि किसके साथ किस वर्ड की कॉम्बिनेशन बनती है। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर कंजंक्शंस जो है क्लियर हो गई होंगी। और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो अभी और पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं उनको भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक थम्स अप जरूर दें वीडियो को। थैंक यू।